दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये इविल आई आर्क का लास्ट पार्ट है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स कवर अप हो चुके हैं और वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन इविल आई और ओकुरुन का फाइट है। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखना ताकि तुम्हें सब समझ में आ जाए और प्लीज एंजॉय दिस वीडियो। यो व्हाट्स अप होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दान दान इविल आई आर्क पार्ट 3। इविल आई एक ऐसा स्पिरिट जिसके वजह से दान दान में एक पूरी की पूरी आर्क बन चुकी है और ये इविल आई जीजी को पोजेस करके बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा है। जैसे वो अनजाने में कभी घर तोड़ दे रहा है और कभी कभी तो बंदे का मार करके मुंह ही तोड़ दे रहा है। और इस बार इस बेटे ने तो हद ही पार कर दी। इस बार उसने लड़की पर हाथ उठाने की कोशिश करी है और मैंने पिछला एपिसोड यहीं पर एंड कर दिया था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ओकुरुन बिल्कुल ही यहाँ पर पावरलेस फील कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जब तुम्हें किसी चीज को प्रोटेक्ट करना होता है कुछ 4-5 लड़कों से, पर तुम नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम उतनी ज्यादा पावरफुल हो ही नहीं। तो भाई जिम जाओ। तो अब आगे होता क्या है, अगर तुम खुद को पावरलेस मान करके बैठ जाते हो तो जो बंदा है वो तुम्हारी बंदी के साथ कुछ ना कुछ करेगा ही तुम्हारे सामने। वैसे दुनिया का दस्तूर ही यही है, क्या ही कर सकते हैं हम। देखो आगे क्या होता है। तो इविल आई मोमो के कपड़े फाड़ने लगता है। ब्रो व्हाट द फक, इस एनिमे के अंदर ठरक कूट कूट के भरा पड़ा है। याद है ना पहले ही एपिसोड में मोमो के साथ क्या करने की कोशिश की जा रही थी, कभी एलियन आ जाता है तो कभी योकाई। तो मोमो अपने पावर्स के थ्रू सबसे पहले जीजी को खुद से दूर करती है और वो हॉट वाटर थर्मल्स का यूज करने के लिए रेडी रहती है। पर जीजी अपनी हरामियत से पीछे नहीं हटता, वो जाकर के मोमो का गला दबा देता है। पर वेट, तुम मोमो के फेस को जरा गौर से देखो, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? मोमो यहाँ पर सफोकेट तो हो रही है पर शायद उसके मुंह में भी कुछ है। वेल नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि मोमो इविल आई के पूरे किए कराए पर पानी फेर देती है, वो भी अपने मुंह से। वेल ये देख करके मांजीरो, ग्रैनिशियो और ओकुरुन बिल्कुल ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ओकुरुन बिल्कुल ही स्टन हो जाता है कि आखिर बीसी ये हुआ क्या। फिर हमें पता चलता है कि मोमो ने जो है वो हॉट वाटर पूरा स्वॉलो किया ही नहीं था, उसके मुंह में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर था। इविल आई से जीजी वापस से नॉर्मल हो जाता है और इस बार जीजी बिल्कुल ही ज्यादा ब्लैंक रहता है, उसे पता ही नहीं होता कि ये आखिर हुआ क्या है और ये कर क्या रहा है। नेक्स्ट मोमेंट में जीजी को रियलाइज होता है कि उसने आखिर मोमो के साथ कर क्या दिया है। भाई वो लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो मोमो को सॉरी सॉरी बोलने लगता है और फिर वो बोलता है कि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आखिर मैंने ये सब कर दिया। तो मोमो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं। तभी ओकुरुन नेक्स्ट पैनल में बीच में आता है और बोलता है जी घंटा ठीक है कोई बात नहीं, निकल यहाँ से। वो मोमो से पूछता है मिस आई से, आर यू ऑल राइट, कैन यू ब्रीथ, क्या तुम सांस ले पा रही हो? तो मोमो बोलती है हाँ मैं ले पा रही हूँ, सब कुछ ठीक है। ओकुरुन जल्दी से बैग फेंकता है और अपना कोट निकालता है। तभी मोमो बोलती है कि क्या तुमने देखा मैंने कितना मस्त मूव किया, एकदम ऑसम। तो ओकुरुन यहाँ पर मजाक हंसी के मूड में था नहीं, वो बोलता है कि ये हंसने वाली तो कोई बात नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती थी, ऐसा कुछ। वेल जीजी यहाँ पर खुद को बिल्कुल ही लॉस्ट फील करता है। भाई उसके साथ अलग ही सीन होता है। हालांकि उसको अकेलापन ना महसूस हो इसीलिए सीओ को ग्रैनी जल्दी से एक टॉवल लाती और ला करके जीजी को परखती और बोलती कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, इट्स ऑल राइट। ग्रैनी सीओ को ने ये बात अपने दिल पर पत्थर रख के कहा है शायद, क्योंकि तुम अगर उसके हाथ को देख सकते हो तो तुम देखो वो बहुत ही ज्यादा डैमेज और वो और किसी का नहीं, ग्रैनी सीओ को का हाथ है। एनीवेज जीजी तुमने बहुत ही ज्यादा मैस यहाँ पर कर ही दिया है, पर कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि ओकुरुन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहता है मोमो को लेकर के और मोमो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है, वो हैप्पी फील करती है उसको देख करके ऐसा। अब नेक्स्ट पैनल में हम रात का सीन को देखते हैं जहाँ पर आयरा और मोमो लेटी हुई रहती है और आयरा उस टाइम बहुत ही ज्यादा सॉरी फील कर रही होती है, तो वो मोमो को सॉरी बोलती है। तो मोमो उससे पूछती है पर किस लिए? इस तरह की चीजें होती ही रहती है तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आयरा बोलती है कि आई एम सॉरी, आई स्वेयर आई विल बी मोर केयरफुल वगैरह वगैरह। तो फिर मोमो बोलती है कि यार ठीक है जाना, जाके सो जा, बहुत परेशान करती है तू। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि जीजी और ओकुरुन एक दूसरे के अपोजिट साइड फेस करके सो रहे होते हैं, लेकिन हालांकि वो सोते नहीं है, वो सिर्फ सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। जीजी अपने थॉट्स में खोया रहता है और ओकुरुन कुछ सोच रहा होता है। और ओकुरुन आखिर सोच क्या रहा है ये हमें पता चलता है अगले पैनल पे। ओकुरुन जाता है मिस्टर श्रिम्प के पास, हालांकि उसका नाम अर्थ में मिस्टर पेनी है। जैसे मिस्टर पेनी और ओकुरुन एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। पेनी देखता है कि अरे वाह ये तो ओकुरुन है और ओकुरुन देख करके सरप्राइज हो जाता है कि मिस्टर श्रिम्प आखिर इतना अच्छा कैसे दिखने लगा। मिस्टर पेनी बताता है कि जब वो अर्थ में होता है तो वो ऐसे ही दिखता है। तो ओकुरुन उसे देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है तो ये सच था कि एलियंस जो है वो खुद को डिस्गाइज कर लेते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग ताकि वो इस सोसाइटी में घुल मिल कर रह सके। वैसे कितने सारे एलियंस इस दुनिया में हैं? तो मिस्टर पेनी बोलते हैं यानी कि मिस्टर श्रिम्प की मुझे नहीं पता। और फिर वो बोलता है यंग मास्टर ओकुरुन तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो फिर ओकुरुन बोलता है सॉरी। फिर वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। फिर वो बोलता है कि प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसिप्लिन और वो बोलता है कि प्लीज मुझे पंच करने सिखाओ। इसका मतलब ये है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले, उसको ट्रेन करे और फिर वो उसे लड़ने सिखाए, ठीक है। और फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे बेग कर रहा हूँ प्लीज। तो
तो फिर मिस्टर पेनी बोलता है नो वे, नो फकिंग वे। तो ओकुरुन बोलता है पर क्यों? तो मिस्टर पेनी बोलता है क्योंकि वायलेंस गलत चीज है बेटा, लड़ाई झगड़ा बहुत ही बुरी चीज होती है। तो फिर मिस्टर पेनी बोलता है कि जो भी तुम क्या ये बैग्स को मेरे साथ ले आकर के वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? और वो बोलता है हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी अपने पैर चलाओ। तो वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो क्या तुम मुझे अपना अप्रेंटिस बनाओगे? तो वो बोलता है नहीं। तो फिर बोलता है पर क्यों नहीं? हालांकि ओकुरुन वहाँ पर उसकी मदद करता है, वो सारा टाइम उसके साथ वो बैग्स को हटाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो जैसे ही घर आता है वो बोलता है कि कल वो पक्का उसे मना लेगा ताकि वो उसे पंच करने सिखा सके। और फिर वो बोलता है आई एम बैक। तभी हम देखते हैं कि ग्रैनी सीओ को बोलती है ए फॉर आइस, तुमने भी पार्ट टाइम जॉब कर लिया क्या? तो ओकुरुन बोलता है नहीं। फिर बोलता है हाँ। वे सीओ को बोलती है कि ठीक है जो भी हो जल्दी से और आकर के खाना खा लो, मैं तब तक डिशेस नहीं धो सकती जब तक तुम खाओगे। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मांजीरो बोल रहा होता है दिस रियली इजंट फिजिबल ग्रैनी सीओ को। फिर वो बोलता है कि इस बार हमने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया थैंक्स टू मिस मोमो, लेकिन वो जो मूव था वो बार बार वर्क नहीं करेगा। फिर मांजीरो अपनी बात को क्लेरिफाई करते हुए बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है कि इविल आई जैसे एक स्पिरिट के साथ हम लोग रहने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली बोलता है कि चलो हायाशी बैंड को फिर से बुलाते हैं। वो शायद फिर 1-2 सेकंड वेट करता है पर ग्रैनी सीओ को उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। तो वो बोलता है कि ठीक है ना, तो फिर मैं जा रहा हूँ उनसे कांटेक्ट करने। तभी वहां पर ग्रैनी सीओ को बोलती है 1 सेकंड मांजीरो। सीओ को मांजीरो को रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां पर मांजीरो फिर से बोलता है कि अगर आपको रिचुअल परफॉर्म नहीं करवाना है तो ठीक है मैं करूंगा। अब ग्रैनी सीओ को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नरमी के साथ बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा कड़वा पिल है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैनी सीओ को बहुत ही ज्यादा डीप थॉट वाली बात कह देती है। वो बोलती है कि एक अडल्ट होने के नाते हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के सारे बर्डन्स को अपने कंधे ले करके अपने बच्चों को ये बोल सके कि जाओ तुम्हें जो करना है करो। तो व्यूअर्स अगर तुम थोड़े भी जिम्मेदार मानते हो खुद को तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा कि आखिर ग्रैनी सीओ को यहाँ पर क्या कहना चाह रही है। तभी मांजीरो बोलता है कि एक अडल्ट होने के नाते तुम्हारा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुम उन लोगों को रियलिटी चेक दो। और वो ये भी बोलता है कि वो जीजी की बातों की उसकी स्पिरिट की रेस्पेक्ट करता है, वो उसे समझता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता है। तो ये बात सुनकर के ग्रैनी सीओ को बोलती है हाउ सैड। उसके बाद फिर वो और कुछ भी नहीं बोलती है। तभी नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि ओकुरुन यहाँ पर पागलों की जैसा पंचेस मारना सीख रहा है। अब हर लोगों के ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो कि दिल का बड़ा अच्छा होता है पर वो दिखाने की कोशिश नहीं करता है। तो इसी तरह से है हमारी टबो ग्रैनी। वो बोलती है ये किस तरह का डांस है? तभी ओकुरुन बोलता है आई एम नॉट डांसिंग। तभी टबो ग्रैनी बोलती है यू क्लमजी सन ऑफ अ भोसड़ी के। फिर ओकुरुन बोलता है लीव मी अलोन। तभी टबो ग्रैनी बोलती है अबे सुन ना, बात बता तू मुट्ठी मारना क्यों सीख रहा है? तो ओकुरुन बोलता है क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है। तो टबो ग्रैनी बोलती है तो फिर क्या क्या तुम किसी का मर्डर करने वाले हो? उसके बाद तो ओकुरुन बोलता है नहीं, मुझे इविल आई को मार कर उड़ाना है। तभी टबो ग्रैनी बोलती है कि बेटा तू पहले ये बता तेरे को लड़ाई करने सीखना है या फिर पंच मारना सीखना है? तो ओकुरुन बोलता है बिल्कुल सेम सी तो बात है, मुझे एक पंच मारना सीखना है ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। टर्बो ग्रैनी बोलती है बेटा ये दोनों अलग चीजें हैं, जस्ट बिकॉज तुम एक पंच मार सकते हो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हो। और इविल आई तो तुमसे पावर और टेक्निक दोनों में ही ज्यादा लेवल का है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ही कैन इवन कीप अप विद माई पावर। तो ओकुरुन बोलता है तो अब मैं क्या करूं? तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है बेटे क्या तू भूल गया तू किसकी पावर यूज करता है? दिमाग में कीड़े रखे हैं क्या तेरे? चल दोबारा से पूछती हूँ, तेरे को पंच मारना सीखना है या फिर लड़ाई करना सीखना है, ताकतवर होना है? तो ओकुरुन बोलता है मेरे को ताकतवर होना है। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है तो चल मेरे साथ गोबर कहीं का। टर्बो ग्रैनी ओकुरुन को लेकर के घर से निकल जाती है पर उसके पीछे डिटेक्टिव आयरा आ जाती है और वो निंजा हथौड़ी की तरह डिंग डिंग करते हुए उसके पीछे चली जाती है। तभी रास्ते में टर्बो ग्रैनी ओकुरुन को बोलती है कि तू मेरा पावर्स को यूज करने के कैपेबल तो है पर तू फिर भी वीक है, आई हेट इट। फिर वो बोलते है कि मुझे तेरे को बस थोड़ा सा टफन अप करना है और मैं अपना 110% दूंगी। तभी ओकुरुन बोलता है 1 सेकेंड ही हम लोग यहाँ जा रहे हैं? टर्बो ग्रैनी बोलती है चिंता मत कर चल मेरे साथ। ओकुरुन बोलता है नहीं ये गलत है, अगर हम पकड़े गए तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे और मैं किसी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। तो पता है टर्बो ग्रैनी क्या कहती है? वो कहती है अगर कोई गुस्सा होता है तो फिर जल्दी से तुम रैमन या कुछ और चीज के बारे में सोचने लगना। वहां तक तो ठीक था। अब जैसे ही टर्बो ग्रैनी और ओकुरुन गेट के उस पार जाते हैं आयरा डिंग डिंग करते हुए सामने आ जाती है और बोलती है बेटा तू कहाँ जा रहा है, सच सच बता। तो ओकुरुन बोलता है मिस आयरा तुम उन लोगों को फॉलो कर रही थी। और तभी टर्बो ग्रैनी बोलती चली जाए यहाँ से टर्ड बर्गलर कहीं की। 1 सेकंड भाई मैंने कैट बर्गलर तो सुना था, वो तो नाम ही है, पर ये टर्ड बर्गलर क्या होता है? तो फिर टर्बो ग्रैनी बोलती है भूल जाओ उसको और चल मेरे साथ। तो फिर ओकुरुन बोलता है कि प्लीज किसी को बताना मत इस बारे में, ठीक है? तो आयरा बोलती है ठीक है फिर पहले मुझे बताओ कि तुम लोग कर क्या रहे हो। तभी ओकुरुन बोलता है मिस आयरा तुम हमारे पीछे नहीं आ सकती। और आयरा वहाँ पर डिंग डिंग करते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ी भागी आती है। वो बोलती है जब तक मुझे बताओगे नहीं मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। टर्बो ग्रैनी बोलती है मार इसकी किसको। टर्बो ग्रैनी की ये बात सुनकर के आयरा थोड़ी
सी ऑफेंड हो जाती है और आयरा एकदम फॉर्म में आ जाती है और फिर वो टर्बो ग्रैनी के साथ लड़ाई करने लगती है। एनीवेज नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं आयरा ट्रांसफॉर्म होकर के टर्बो ग्रैनी के मुंह में अपना जूती रख देती है। तो वहां तक तो ठीक था। टर्बो ग्रैनी उसे चपवा करके बोलती है ओरा 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 ओरा, और आयरा उसे देख करके बोलती है ओरा 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 ओरा। भाई ये क्या हो रहा है, बंद करो ये सब। और ये बात ओकुरुन बोलता है, मैं नहीं, ठीक है। उसके बाद ओकुरुन सारी कहानी आयरा को समझा देता है कि उसे स्ट्रांग बनना है ये वो। तो आयरा बोलती है अच्छा तो ये बात है, तो मुझे भी स्ट्रांग बनना है। उसके बाद आयरा अपनी सफाई देते हुए कहती है कि वो जो बैड लैंग्वेज उसने पहले यूज किया था वो ऐसे ही यूज कर रही थी बस, क्योंकि वो नहीं बोल रही थी। एक सेकंड, वो नहीं बोल रही थी, इसका क्या मतलब है मेरे को समझ नहीं आ रहा। आयरा पागल है थोड़ी सी। और ये सब बोलने के बाद जो है वो फिर से लड़ाई करने लगती है टर्बो ग्रैनी के साथ। तो ओकुरुन बोलता है कि इन दोनों का तो कुछ होने नहीं वाला। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल में कि टर्बो ग्रैनी इन दोनों को एक म्यूजिशियन रूम में लेकर के आ जाती है। अब आयरा यहाँ पर मजे लेते हुए बोलती है ओकुरुन को कि ओकुरुन मैं डरी हुई हूँ। तो ओकुरुन बोलता है कि तो क्या हुआ, डरो मत, हमारे पास भी योकाई पावर्स है। लेकिन भाई ज्यादा डर तो ओकुरुन को ही लग रहा है इधर। अब आयरा इस मोमेंट के मजे ले रही थी, तभी वहां पर टर्बो ग्रैनी पियानो बजा देती है और आयरा डर जाती है और वो डर के मारे ओकुरुन को एक पंच रख करके दे देती है। तब टर्बो ग्रैनी बोलती है डर मत, ये मैं थी। जो भी हो, आयरा उसे फिर से सॉरी सॉरी बोलने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी ओकुरुन को पियानो के नोट्स के अकॉर्डिंग जंप करने को बोलती है, और वो ऐसा करने को क्यों बोलती है वो बताती नहीं है। ओकुरुन उससे पूछता है, वो बोलती है कि चुपचाप से जल्दी से ऐसा करो जो मैं बोल रही हूँ। और तभी टर्बो ग्रैनी उसकी मजे लेने लगती है। तभी ओकुरुन को बहुत अनोइंग फील होता है और वो बोलती है कि आगे करना क्या चाह रही है, सही से बता तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि ये तेरा कॉम्बैट रिदम है। अब ये सुनते ही ओकुरुन चुप। वो बोलता है रिदम, फिर वो एक अलग तरह का नोट बजाती है और वो बताती है कि ये ईवी का रिदम है, और फिर वो बजा ही देती है पियानो को। फिर वो दिखाती है दो नोट्स को अलग अलग बजा करके। वो पहले बजाती है प्लिंग 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 प्लिंग, और वो बोलती है कि ये तेरी नोट है। फिर वो बजाती है तुरुदुदुदुदा तुरुदुदुदुदा तुरुदुदुदा, और वो बताती है कि ये नोट्स ईविल आई के हैं। फिर वो बताती है कि तू जब एक बार जंप करके उधर जाता है उतने टाइम में जो है ईविल आई 4 बार अलग अलग पोजीशन में जंप कर लेता है। तो ओकुरुन हैरान होकर के बोलता है तो क्या टर्बो ग्रैनी वो तुमसे ज्यादा फास्टर है? तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि भाई वो तेरी वजह से है, और रही बात मेरी तो मैं उससे 10 बिलियन ज्यादा टाइम ज्यादा फास्टर हूँ, और मैं तुम्हारी टेक्निक की बात कर रही हूँ। एंड योर रिदम इज टू मोनोटोनल। बेसिकली अगर कहा जाए तो ये बात है कि तुम कितने सारे नोट्स एक बार में फिट कर सकते हो एक बीट में, कितने बार तुम अपने एक्शंस को स्विच कर सकते हो। ये कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो आयरा के पावर्स के बारे में बताती है कि वो भी एक बीट में 4 बार स्विच कर सकती है, वो भी उसी तरह से जैसे ईविल आई कर लेता है। और कर्ज हाउस के अंदर उसके अटैक्स 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वो ओकुरुन को बोलती है कि ऐसा तुम भी कर सकते हो। तभी कोई अजीब सी वॉइस आने लगती है और सारी जगह शेक करने लगती है। तभी आयरा वो नॉइस को सुनकर बोलती है कहीं ये कोई ऑर्केस्ट्रा का तो आवाज नहीं है। तो ओकुरुन बोलता है पर ये आ कहाँ से रहा है? तभी टर्बो ग्रैनी बोलती कि वो लोग आ गए। ओकुरुन पूछता है कौन, और ये आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक। तभी कुछ अजीब से लोग समन होते हैं और उनमें से एक जन बोलता है इतनी इम्प्योर साउंड्स कौन बना रहा है, आखिर कौन है वो जो इतनी नॉइस मचा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 कद्दू से शकल के बंदे समन हो जाते हैं, वो भी हवा में उड़ते उड़ते। भाई ये क्या है? एक बंदा फ्लूट लेकर के है, एक बंदा वायोलिन लेकर के है, दूसरा पता नहीं हाथ घुमा रहा है, तीसरा पता नहीं किस तरह का चीज लेकर के, गिटार है शायद, ये नहीं गिटार नहीं, एक अलग उल्टा होकर के फ्लूट बजा रहा है, और एक पियानो। फिर वो पियानो वाला बंदा बोलता है कि मेरे ऑर्केस्ट्रा में ये अजीब अजीब साउंड्स कौन निकाल रहा है? तो आयरा और मो बोलते हैं ना भाई हम तो है ही नहीं। तभी टर्बो ग्रैनी इन दोनों को फंसा देती है, बोलती है हाँ यही दोनों थे यही दोनों थे। पियानो वाला बंदा बजाने लगता है और आयरा ओकुरुन के साथ उनका मारा कुट्टी शुरू हो जाता है, और ये म्यूजिशियंस गाना बजाते बजाते अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू और म्यूजिकल लेटर्स के थ्रू इन पर अटैक करने लगते हैं। ओकुरुन स्टार्टिंग में तो डॉज कर लेता है, पर वो इतने ज्यादा फास्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा डैमेज होने लगता है, और उनका जो म्यूजिक नोट्स रहता है वो एक्चुअली में बॉम्ब होता है, जिसकी वजह से वो फट जाता है और ओकुरुन को डैमेज भी होता है। तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि डेफिनेटली तुम बाकी सारे सिंबल्स से मत भिड़ जाना, वो लोग तुम्हें हिलने से रोक देंगे। तो आयरा बोलती है क्या हमें इन सभी को डॉज करने के लिए बोल रही हो तुम? और ये इतना ज्यादा अमाउंट में होता है कि सच में भाई इसे डॉज करना तो बहुत ही मुश्किल है।
तभी वो पियानो वाला बंदा सिम्फनी नंबर 6 स्टार्ट कर देता है और सभी लोग जो है एक ओपन एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी हुई होती है। ये एरिया एक्चुअली में इसलिए है क्योंकि के वजह से इनका स्पीड बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगा। एनीवेज जैसे तैसे करके ओकुरुन और आयरा जो है इन सभी चीजों से बच करके डॉच करते इन सारे नोट से। तभी एक म्यूजिशियन बोलता है हियर कम्स ट्रेन नंबर 6 और बाकी के दो म्यूजिशियन फादर फादर बोलने लगते हैं। पता नहीं भाई ये अपने बाप को क्यों याद कर रहे हैं। तो दूसरा वाला म्यूजिशियन बोलता है कि अपने फादर को याद करना बंद कर दो, काम मैं खुद से भी कर सकता हूँ। पियानो वाला बंदा बोलता है टू स्लो, गिव इट मोर, इंक्रीज द टेम्पो। के बाद हम देखते हैं कि ओकुरुन बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है पर आयरा जो है बहुत ही आसानी से सारे म्यूजिकल नोट्स को डॉच कर ले रही है। तभी टबुकरानी ओकुरुन को बोलती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें भी ऐसे ही डॉच करना है। पर ओकुरुन फंस जाता है, वो हिल नहीं पाता है। तो सारे के सारे सिंबल्स जाकर के ओकुरुन पर लग जाते हैं और एक बहुत ही गंदा ब्लास्ट होता है और आयरा वो सब देख रही होती है। वह आयरा गुस्सा हो जाती है और फिर वो जाकर के डायरेक्ट म्यूजिशियंस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है और ओकुरुन साइड में गिर जाता है। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, मतलब ह्यूमन फॉर्म। और वो उस टाइम भी जो है आयरा को अप्रिशिएट कर रहा होता है और खुद को नीचा दिखा रहा होता है कि उसे तो कुछ होता ही नहीं। और वो बोलता है कि वो बहुत सारे एनिमीज से लड़ चुका है और तो उसे लगे कि वो शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, पर नहीं, उसे अभी और बेटर बनना होगा। टर्बोग्रानी उसे मारते हुए कहती है अगर तुम्हारे पास इतना बोलने का टाइम है तो कुछ करने का भी टाइम होगा, थोड़ा तो हिल जा, सेंस ऑफ रिदम है किधर आखिर। तभी टर्बोग्रानी बोलती है कि टेम्पो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, मुझे नहीं पता कि आयरा आखिर कितने देर तक और इसे डॉच कर पाएगी। तभी टर्बोग्रानी बोलती है कि तुम्हें उनके परफॉर्मेंस को देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट कोई भी रैंडम से म्यूजिक को अपने दिमाग में चलाओ और उस रिदम के साथ अपने बॉडी को मूव करो। ओकुरुन बोलता है कि तुम्हारे लिए ये बोलना आसान है पर मैं एक्चुअली में कभी भी कोई म्यूजिक सुना ही नहीं हूँ, तो मैं बहुत ही ज्यादा क्लूलेस हूँ इस बारे में। फिर उसे याद आता है कि उसने एक म्यूजिक सुना था अभी रिसेंटली, वो म्यूजिक और किसी का नहीं हायाशी परफॉर्मेंस का था और वो उसी रिदम के साथ मूव करना शुरू करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि अब आयरा यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, जब भी काउंटर अटैक करने जा रही है वो फेल हो जा रही है, जब भी वो अपने बालों को बढ़ा करके उन्हें मारने जा रही है वो नोट्स आकर के उससे हिट हो जा रही है और वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और फिर आयरा भी फंस जाती है और फिर वो भी स्टक हो जाती है, फिर वो हिल भी नहीं पाती है। लगता है ये फील्ड पूरी की पूरी म्यूजिकल नोट से भर चुके हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से कि तुम इससे लड़ने की वजह से बचकर भागना चाह रही थी। पियानो बजाने वाला बंदा ये बात बोलकर आयरा पर अटैक कर देता है। उसके बाद वो जैसे ही म्यूजिकल नोट्स आयरा के ऊपर फेंकता है वहाँ पर आ जाता है ओकुरुन और आयरा को बचा लेता है और ब्लास्ट तो होता है पर आयरा इस बार बच जाती है। आयरा बिल्कुल ही ब्लश कर जाती है ये चीज देख करके और वो म्यूजिशियन की किलस जाती है। ओकुरुन काफी आसानी से वो म्यूजिकल नोट्स को डॉच कर ले रहा है क्योंकि वो अपने ब्रेन में हायाशी परफॉर्मेंस का रिदम को यूज कर रहा है और आयरा और टर्बोग्रानी को अपने गोद में लेकर के यहाँ वहाँ डॉच कर रहा है और बच रहा है म्यूजिकल नोट से। देख करके टर्बोग्रानी बिल्कुल खुश हो जाती है और बोलती है हाँ बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हें करना था, यू शैक ऑफ शिट। हायाशी परफॉर्मेंस का जो रिदम होता है उससे जो है इन म्यूजिशियंस को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। बिंगो होता है, आयरा जाकर के फाइनली एक म्यूजिशियन को डाउन कर ही देती है और उसका डाउन होने के बाद सारे म्यूजिशियन जमीन पर हवा से गिर जाते हैं। वेल आयरा और मोमो और टर्बोग्रानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं पर फिर भी टर्बोग्रानी और आयरा लड़ने लगते हैं एक दूसरे से हमेशा की तरह। भी वो पियानो वाला बंदा नाइन्थ सिम्फनी शुरू करता है जिसका नाम कोरल सिम्फनी भी है। हालांकि वो लोग ये नाइन्थ सिम्फनी नाम की चीज स्टार्ट तो करते हैं पर आयरा और ओकुरुन बोलते हैं कि अब ये काम नहीं करने वाला बेट, तुम बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर नाइन्थ सिम्फनी जैसे ही शुरू होता है हम देखते हैं टाइटन समन हो गए हैं। दान ददान में अटैक ऑन टाइटन शुरू हो गया भाई। और ये देख करके ओकुरुन और आयरा थोड़ा सा घबरा जाते हैं और ढेर सारे ऑडियंस पता ही नहीं कहां से समन हो जाते हैं। उसके बाद ये पूरी की पूरी जगह एक बैटल फील्ड में बदल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ढेर सारे लोग आकर के ओकुरुन और आयरा पर अटैक कर रहे होते हैं और पीछे 4 बड़े बड़े टाइटन्स हमले के लिए रेडी रहते हैं। अब वो जो इंसानों की फौज थी जो कि समन की गई थी म्यूजिशियंस के द्वारा वो एक्चुअली में बस इल्यूजन्स थे क्योंकि ओकुरुन और आयरा उन्हें मार रहे थे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी टर्बोग्रानी बोलती है कि म्यूजिशियंस को मारो, तो आयरा बोलती है इस भीड़ में हमें वो दिख नहीं रहा, आखिर वो है किधर। टर्बोग्रानी बोलती है कि अपने बालों की मदद से मुझे ऊपर उछाल और टर्बोग्रानी ऊपर जाकर के बताती है कि वो टाइटन्स के पीछे हैं। वो सब तो ठीक है लेकिन अभी यहाँ पर इस वक्त आयरा के साथ गैंग बैंग होने से वो बचा रही है खुद को और ओकुरुन तो खुद को बिल्कुल अबला की तरह हेल्पलेस फील कर रहा है। तभी ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आयरा के बाल की वजह से सीधे एक टाइटन के मुंह पर लपेट करके उसके बाल को वो कूद करके जा करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं और ये चीज देखने के बाद टाइटन्स की गांठ फट जाती है। आयरा ओकुरुन तो वहां से निकल जाते हैं पर दे घुसन वो लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। अभी एक टाइटन ओकुरुन पर निशाना लगा देता है पर उसके मारने से पहले आयरा बीच में आ जाती
आती है और ओकुरुन को वहाँ से हटा देती है। ओकुरुन बोलता है ऐसा क्यों? तो आयरा बोलती है कि इन लोगों को मेरे पास छोड़ दो, तुम जाकर के म्यूजिशियंस को संभालो। पता क्या होता है, आयरा को वो टाइटन्स डेथ चमाट जड़ देती है। बेचारी के पूरे मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है, पर उसे याद आता है कि उसके एक गलती की वजह से मोमो की जान जाने वाली थी। और उस मोमेंट को याद करके आयरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो पहले सारी फीमेल टाइटन्स की माँ बहन एक करती है, उसके बाद फिर मेल टाइटन्स को बांध बांध कर पटक पटक कर मारती है और एक अच्छा सा क्वाड बोलती है, इट्स फाइन टू सिंग एंड फील गुड अबाउट इट बट बी केयरफुल नॉट टू पास आउट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट द फक, भाई क्या ही क्वाड है। मजा सा आ गया। तो चलो इसी बात पे नेक्स्ट सीन के बारे में बात करते हैं। अब म्यूजिशियंस की बारी आती है। ओकुरुन बीसी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मस्त खेल कूद करके और कूद करके छलांग मार मार करके बच रहा होता है इन म्यूजिकल नोट से। तभी टबोग्रानी बोलती है कि जल्दी जाओ, नहीं तो तुम फिर से इन म्यूजिकल नोट से सराउंडेड हो जाओगे। तो ओकुरुन बोलता है कि मुझे पता है, पर मैं सिर्फ वहाँ 2 बार ही जा सकता हूँ। और वो बोलता है कि वहाँ 5 म्यूजिशियंस है और हर एक के लिए एक एक ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। तो टबोग्रानी बोलती है इसीलिए इस बार 5 नोट्स इन 1 बीट। और वो बोलती है मेरे लिए तो यह आसान होता। और फिर ओकुरुन ऐसा करता भी है और फिर वो जाकर के सारे म्यूजिशियंस को मारकर गिरा भी देता है और वो सारे के सारे म्यूजिशियंस एक तस्वीर में बदल जाते हैं और आयरा जो है बिल्कुल ही फंसी हुई रहती है और एक बार फिर उसका गैंग बैंग होने से वो खुद को बचा लेती है। हालांकि इस बार ओकुरुन ने बचाया है और वो डायमेंशन हट जाता है और फिर से वो लोग वापस से उस रूम में आ जाते हैं। फिर वो पूछता है क्या हमने उन्हें हरा दिया? और वो सीधे मिस आयरा के पास जाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो मिस आयरा? ओकुरुन बोलता है कि हमने उसे हरा दिया और ये सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है आयरा। तो आयरा बोलती है नहीं नहीं, तुम भी बहुत कूल थे। तभी सडनली आयरा को रियलाइज होता है कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है और वो पहले से बेहतर एक्ट करती है अब लोगों के सामने, खास करके ओकुरुन। तभी टर्बोग्रानी आकर के बोलती है बेटे तुम लोगों को मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, ये सब मेरे दिए हुए लेसन्स थे, ठीक है। और आयरा फिर से अपने यूजुअल कैरेक्टर में आ जाती है और टर्बोग्रानी को रोस्ट कर देती है। उसके बाद ओकुरुन टर्बोग्रानी को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने ही उसे रिदम के अकॉर्डिंग चलने को सिखाया और फाइट करने को सिखाया। तो टर्बोग्रानी बोलती है बेटे तूने ये जो सब सीखा है ना, ये एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, मेरी पावर तो इससे भी बहुत ज्यादा है। तभी आयरा पूछती है भाई एक बात बताओ, आखिर वो लोग थे कौन? तो टर्बोग्रानी बोलती है हर कोई म्यूजिक रूम में इनकी तस्वीर देख करके डरता है और सच बात यह है कि अगर हम पियानो बजाते हैं तो ये लोग फिर से आएंगे और हो सकता है कि इस बार उनके मारने पर हम सच में मर जाएंगे। तो आयरा और ओकुरुन बोलती है हाँ शायद हो सकता है कि सेकंड राउंड में हम लोग बेहोश हो जाएं या फिर मर ही जाएं। तभी आयरा बोलती है कि जो भी हो तुम यहाँ पर स्कूल में हमें ये भूत वूत की चीजें यहाँ पर क्यों दिखा रही हो, क्या तुम्हारा कुछ खुराफाती प्लान तो नहीं है ना? तो टर्बोग्रानी ऐसा फनी वे में मुस्कुराते हुए बोलते हैं हाँ मैं तो तुम लोगों को मर्डर करने के बारे में हमेशा सोचती ही रहती हूँ। तभी नेक्स्ट पैनल में सीन चेंज हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि मांजीरो बात कर रहा होता है जीजी से कि अब दोबारा से हयाशी परफॉर्मेंस को बुलाना चाहिए क्योंकि अब से इविल आई भी हमेशा प्रिपेयर रहता है हम लोगों के लिए। तो इस बार जो है अब हम शायद खुद से ये सब संभाल नहीं पाएंगे, हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। फिर मांजीरो बोलता है कि मैं ऐसा सोचना तो नहीं चाहता था पर हो सकता है कि हम में से कोई एक मर ही जाए। और वो बोलता है जी तुम शायद ये सब इस तरह से खत्म नहीं करना चाहोगे कि तुम मिस सियोको और फिर मिस मोमो को मार दो, क्यों है कि नहीं? और जिस तरह के हालात है जीजी तुम शायद अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह पाओगे। तो हम कल एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने वाले हैं और सच तो ये है मैंने पहले से ही हयाशी परफॉर्मेंस के लिए सब कुछ अरेंज करके रखा है। तभी मोमो मांजीरो को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि एक सेकंड रुको, तुम हर चीज खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो मांजीरो मोमो की बात काट देता है और बोलता है कि मैं खुद रिचुअल को परफॉर्म करने वाला हूँ। मोमो हार मानती है मांजीरो से और वो ग्रैनी सियोको को बोलती है कि ग्रैनी क्या तुम उसे कुछ कहने नहीं वाली, क्या हम फैमिली नहीं है? और जीजी तो अपने स्पिरिचुअल पावर्स पे काम भी कर रहा है। तभी हमें कुछ अजीब सी आवाज आती है GNOGG और आवाज आता है निकल यहाँ से। तभी जीजी और मोमो बाहर निकल करके देखते हैं कि वहाँ पर ओकुरुन आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओकुरुन तिरछी नजर से जीजी को देखता है और जीजी थोड़ा घबरा जाता है। तभी मोमो आकर के सामने से पूछती है कि ओकुरुन आखिर तुम कहाँ चले गए थे और तुम दोनों आखिर इतने लेट तक कहाँ थे? तभी ओकुरुन बोलता है मिस आयरा पानी जल्दी। मोमो के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है और आयरा सीधे एक ग्लास पानी लेकर के जीजी के पास चली जाती है। तभी ओकुरुन बोलता है मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए प्लीज, मैं अभी इविल आई की कचूमर बनाने वाला हूँ। ग्रैनी सियोको और मांजीरो दौड़ करके घर से निकलते हैं और उसके बाद मोमो बोलती है ओकुरुन अब मुझे गुस्सा आ रहा है, ये कोई गेम नहीं है। तो ओकुरुन बोलता है हाँ मुझे भी आ रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था जब इविल आई ने तुम पर अटैक किया था मिस आई से। मैंने थोड़ी देर के लिए ये सोचा था
कि हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, लेकिन इविल आई बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये बहुत ही ज्यादा सैवेज और बहुत ही ज्यादा कनिंग है, और ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे हम अकेले छोड़ सकते हैं। और तुम अब भी चाहती हो कि मैं उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लूं जैसा वो है? ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज है, बहुत ही ज्यादा। और ये स्टेटमेंट बोलने के बाद ओकुरुन तुरंत ही ट्रांसफॉर्म कर जाता है बैडएस, और यही मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है। ये बोलता है और इसके बाद फिर वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक था, और ओकुरुन बोलता है जी प्लीज तुम वेट करो, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें बचा लूंगा और साथ ही साथ इविल आई को भी बचाऊंगा। अभी पीछे से मांजिरो आवाज लगाता है, ओकुरुन काम डाउन बडी, काम डाउन, हमने डिसाइड कर लिया है, हम एक्सोर्सिज्म कराएंगे और जीजी को बचा लेंगे, तुम्हें इविल आई से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ग्रैनी सियोको हालात को समझते हुए कहती है, मांजिरो रुक जाओ, दिस मैन गॉट फायर इन हिज वर्ड, और तुम ऐसा बोलकर इसे शर्मिंदा मत करो। तभी आयरा बोलती है, ओकुरुन चलो दिखा दो, और ओकुरुन बोलता है, मोमो थोड़ा दूर हो जाओ, और जीजी बोलता है, ओकुरुन भाई प्लीज मदद कर दे भाई इविल आई के लिए। ओकुरुन बोलता है, यू गॉट इट। इसी के साथ ओकुरुन रश कर देता है। जीजी भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एकदम अपने कपड़े वपड़े फाड़ देता है, सिक्स पैक एब्स के साथ वो अटैक करता है ओकुरुन के ऊपर। इस बार ओकुरुन के ऊपर टर्बो ग्रैनी बैठी हुई रहती है और वो सीधा जाकर के जीजी पर रश कर देते हैं। ये देख करके मोमो, मांजिरो और ग्रैनी सियोको की बिल्कुल ही हलक में आ जाती है। एंड जस्ट लुक एट दिस सीन ब्रो, जीजी यहाँ पर ओकुरुन के साथ फाइट करने ही वाला है, और ओकुरुन इस बार शायद जीजी की मार के छक्के छोड़ा दे। तभी ओकुरुन जीजी को नीचे से ऊपर मार करके ऊपर फेंकता है, उसके बाद फिर ऊपर से वो जीजी को नीचे फेंक देता है, और वो अपने मूवमेंट स्पीड की वजह से एक ही बीट में 4-5 तरह से जा करके फिर से नीचे से जीजी को ऊपर फेंक देता है, और फिर जीजी ऊपर उड़ जाता है जस्ट लाइक अ पिंग पोंग बॉल। और यहाँ पर गेम खत्म नहीं होता है, ओकुरुन फिर भी नहीं रुकता है, वो एक ही बीट में जैसे 4-5 बार मूव कर सकता है वो उसी तरह मूव करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने ट्रेन किया था खुद को। और वो जीजी को एक ही बार में ऊपर नीचे हिट करते ही जाता है कंटिन्यूअसली, और फिर जीजी ऊपर बूम करके उड़ जाता है, और उसके बाद फिर जीजी के मुंह से ब्लीड होने लगता है। तब भी ओकुरुन रुकता नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा इविल हो जाता है इस बार, और वो ऊपर से आकर के इविल आई को फिर से मारने की ट्राई करता है, और इस बार वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगता है। जस्ट लुक एट द डिटेल्स एंड पैनल ब्रो। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खेल शुरू ही हुआ है, क्योंकि इस बार 2 इविल लोग एक साथ मुस्कुराकर हंसते हैं। तुम गौर से देख ही सकते हो, एक मारते हुए हंस रहा है और एक मार खाते हुए हंस रहा है, इस वजह से क्योंकि जो मार खा रहा है उसे अब मजा आ रहा है। ओकुरुन फिर से ऊपर से जीजी को नीचे पर हिट करता है, और इस बार जीजी पक्का धूल चाट जाता है। उसके बाद फिर वो रुकता नहीं है, ओकुरुन ऊपर से तुरंत जमीन पर आ जाता है, और उसके बाद वो बोलता है कि मैं इस बार अपना पूरा दूंगा, और तुरंत वो जा करके एकदम अपने फुल फोर्स के साथ इविल आई को जोर से हिट करता है, और वो हिट इतनी जोर का होता है कि जीजी जा करके डायरेक्ट ग्रैनी सियोको के घर से लड़ जाता है, और वो घर पूरा का पूरा चूर हो जाता है। बस एक हिट और पूरा का पूरा घर तहस नहस हो चुका है। जैसे तैसे करके मोमो, आयरा, मांजिरो, सियोको और साथ ही साथ वो फीमेल कठपुतली एक दूसरे को बचा लेते हैं, और ओकुरुन का ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है। ओकुरुन यहाँ पर गहरी गहरी सांस लेने लगता है, और जीजी वापस से उठ जाता है। वो बोलता है, दिस इज फन, सुपर फन, यू नो और सुपर फन, यू नो दैट, कम ऑन मोर, लेट्स डू मोर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने मजे आज तक नहीं किया। ओकुरुन का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है, और ये देख करके आयरा बिल्कुल ही डर जाती है। वो बोलती है, ओ नो। तभी वहाँ पर ओकुरुन बोलता है कि कोई भी आगे नहीं आएगा, सब इससे अभी दूर रहो। मोमो अपनी ग्रैंडमा से हेल्प मांगती है और बोलती है उसे बैकअप की जरूरत है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि क्या तुम श्योर हो, अगर मैं यहाँ पर इन्वॉल्व होती हूँ तो इसका मतलब ये है कि अब हम इविल आई को एक्सरसाइज करेंगे। तभी जीजी बोलता है, तुम ऐसा क्यों दिख रहा है, जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो, मेरे को तेरे से और लड़ाई करना है, और जल्दी से मेरे को खत्म करना है जहाँ पर तूने ये सब छोड़ा था। टबू ग्रैनी बोलती है, अब तू क्या करेगा बेटे, जाकर के सियोको ग्रैनी और बाकी सभी से मदद मांगेगा। ओकुरुन सोचता है, तो फिर ये तो बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा हमेशा पहले की तरह, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी टबू ग्रैनी बोलती है कि बेटे तेरा पैर शेक कर रहा है, तुझे पता है तू सिर्फ मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। ओकुरुन अपने स्टाइल से बोलता है, बीसी तू मेरे को मोटिवेट कर रही है। इविल आई बोलता है, हरी अप ऑलरेडी, आई हेट व्हेन आई हैव टू वेट फॉर स्टफ, जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो और लड़ाई कर, मुझे इंतजार अब नहीं करना है। यहाँ पर मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाता है, और सारे लोग बैकअप देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी ओकुरुन बोलता है, नहीं मुझे तुमसे नहीं लड़ना है, मैं एक कमजोर को बुली नहीं करना चाहता। और भाई ये सीन देख करके सभी की गांड फट जाती है। वो बोलते हैं कि बीसी ये हुआ क्या? तो ओकुरुन बोलता है कि तुम मुझे हरा ही नहीं सकते, मैं कन्विंस हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे अब लड़ना नहीं चाहता। अब ये सुन करके इविल आई की हालत खराब होती है। वो बोलता है कि भाई तू वीक किसको बोल रहा है? बोलिए मैं टफ हूँ भाई, मैं टफ हूँ, मैं टफ हूँ, तू वीक होगा तू। ओकुरुन बोलता है, वीक वीक वीक, ये हुई ना असली पकलोली भाई, इसमें तो मजे हैं। फिर ओकुरुन बोलता है कि अगर तू टफ और ज्यादा हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा लड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। तो जीजी बोलता है, चल ठीक है, मैं और टफ हो जाऊंगा। तभी ओकुरुन यहाँ पर मैनिपुलेट
मैनिपुलेटिव चाल खेल देता है। वो बोलता है पर मैं उन लोगों से नहीं लड़ता जो दूसरों को मारते हैं फिर दूसरों से लड़ते हैं। बोलता है अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे से लड़ो अकेले। जीजी मान जाता है, वो मैनिपुलेट हो जाता है छोटू सा बच्चा। वो बोलता है कि ठीक है मैं सिर्फ तेरे से ही लड़ूंगा। तो ओकुरुन फिर से मैनिपुलेट करता है। वो बोलता है पर तूने तो कहा था कि तू सारे ह्यूमंस को मारना चाहता है, मैं तेरे पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो जीजी बच्चों की तरह बोलता है कि भाई मैं सिर्फ तेरे से लड़ूंगा, मैंने बोला ना। ओकुरुन यहाँ पे फिर अपना दूसरा मैनिपुलेटिव खेल खेलता है। वो बोलता है कि मेरे स्कूल के काम है, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रहता हूँ तो मैं हर टाइम लड़ नहीं सकता है। तो तभी विलय बोलता है नहीं नहीं हम हर एक सेकंड लड़ेंगे, हम हर एक दिन लड़ेंगे। ओकुरुन बोलता है ठीक है फिर हफ्ते में एक ही बार लड़ेंगे और क्या, अगर तेरे को नहीं करना है तो मत कर, मैं भी नहीं करने वाला, निकल यहाँ से। तभी विलय बोलता है यू आर बीइंग स्टिंगी, यू आर अ स्टिंगी बास्टर्ड। मांजिरो का ये देख करके फट के चार हो जाता है। वो बोलता है मास्टर ये सब क्या चल रहा है, और मास्टर भाई वो हंस रही होती है, बोलती है ये ब्रिलियंट सोच था। अभी टबुकरानी जाते जाते बोलती है ये सारे के सारे यूजलेस लोग हैं, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। तभी मोमो बोलती है टर्बोग्रानी आखिर यहाँ पे डील क्या है, तुमने और ओकुरुन ने मिलकर आखिर यहाँ पे कौन सी स्कीम निकाली है। तो टर्बोग्रानी बोलती है कि इसने मुझे सबसे अनोइंग चीज बोली थी, उसने मुझे कहा कि उसे इविल आई का प्लेमेट बनना था। तभी हमें ओकुरुन और टर्बोग्रानी का फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पर टर्बोग्रानी बोल रही होती है कि तू ये सब क्या बोल रहा है। तो ओकुरुन बताता है जब वो इविल आई से फाइट कर रहा था तो उसने बताया था कि सीरियस होना ही उसके लिए खेल है। वो बताता है कि उसे समझ तो नहीं आया इसके पीछे का रीजन क्या है, पर इविल आई को जो है लोगों को मारना ही उसके लिए खेल लगता है। जस्ट लाइक तुमने बोला था टबोग्रानी, इविल आई बस एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह है और अगर असलियत यही है तो वो सिर्फ खेलना चाहता है और मजे लेना चाहता है। अगर मैं इविल आई से ओवर पावर हो जाता हूँ और खुद को टारगेट बनवा लेता हूँ तो हो सकता है कि मिस आइसे और बाकी सभी सेफ रहें। और वो बताता है कि अगर वो खुद को शायद स्ट्रॉन्ग कर ले तो वो हो सकता है कि इविल आई का वो दोस्त बन जाए। अब फ्लैशबैक से हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ओकुरुन कन्विंस कर रहा होता है, जहाँ पर ओकुरुन जीजी को बोल रहा होता है कि तो ठीक है तो अब तू किसी को नहीं मारेगा मतलब, और हम हमेशा स्कूल के बाद हर ट्यूसडे को लड़ेंगे, वो भी वीक में एक बार, यही हमारी डील है ना। तो जीजी बोलता है बेटे एक सेकंड रुक जा। वो अपना कच्छा उतार रहा है और इसे देख करके मोमो आयरा और वो लड़की जो कि इंसान है भी नहीं, तीनों के तीनों शर्म के मारे लाल हो रहे हैं। और वो उस कच्छे के बारे में बताता है कि ये कच्छा जो है ये सारे ह्यूमंस को मारना चाहता है, तो ये इस डील के साथ नहीं रहेगा और मैं ये तेरे को दे रहा हूँ जब तक मैं तेरा मर्डर न कर दे। और ये ऐसा बोल करके ओकुरुन को धरा देता है और ओकुरुन लेकर के बोलता है ठीक है मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और जीजी बोलता है हंसते हंसते कि आई विश आई कुड किल यू राइट नाउ, और इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और फिर पता है क्या होता है, इविल आई छोड़ देता है जीजी को और जीजी वापस से आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है और वो ओकुरुन के सामने नंगा खड़ा होता है, नंगा। और जीजी फिर भी सेल्फ डाउट में रहता है कि उसने किसी को टपका तो नहीं दिया। तो वो पूछता है ओकुरुन क्या मैंने किसी को टपका दिया, तो ओकुरुन बोलता है कि नहीं तूने किसी को नहीं टपकाया और तू फ्यूचर में भी किसी को नहीं टपकाने वाला। फिर ओकुरुन बोलता है कि अब हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ फिर से जी सकते हैं और जीजी बोलता है कि ओकुरुन थैंक्स वगैरह, मतलब ऐसा इमोशनल सा हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मोमो, आयरा और वो लेडी, तो मुझे इसका नाम नहीं पता, तीनों शर्म के मारे अभी भी लाल हो रहे हैं। बोलते हैं ये लोग दूर क्यों देख रहे हैं भाई। तभी ग्रैनी शियो को उसको कॉम्प्लीमेंट देती है, नाइस विल्ली। इस मोमेंट में हम देखते हैं कि मांजिरो यहाँ से जा रहे हैं और वो उस कच्छे को भी रख लेता है इस सजा करके, और वो बोलता है कि ये इस कर्स ऑब्जेक्ट को अपने श्राइन में अच्छे से सेफली रखेगा। और ग्रैनी शियो को बोलती है कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मेरे को कॉल कर दियो, मैं आ जाऊंगी। और मांजिरो अंडरस्टूड बोलता है और जाकर के गाड़ी में बैठ जाता है। तभी मोमो बोलती है मैं दोबारा फिर से आना चाहूंगी, पर वो बोलती है कि इस बार जब मैं आऊंगी तो तुम रियल सुचिनो स्नेक को वर्शिप करोगे, ठीक है। मांजिरो बोलता है मैं इसका प्रॉमिस नहीं दे सकता सॉरी, पर मैं स्लीपिंग बैग यूट्यूबर जरूर बन जाऊंगा। और वो लोग उसके बाय कर देते हैं, ये बोलते बोलते कि उस कर्स ऑब्जेक्ट की वजह से कहीं तुम मर मत जाना एक्सीडेंट में। तभी पीछे से जीजी के माँ बाप भी आ जाते हैं। तभी ग्रैनी शियो को बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, वो जाकर के सीधे जीजी की मॉम से माफी मांग रही होती है, वो भी रिस्पेक्टफुली। तो जीजी की मॉम बोलती है अरे ऐसा मत सोचो। इधर देख करके बिल्कुल ही हैरान हो जाती है, बोलती है इसे इतना पोलाइटली बात करना आता भी है। ओकुरुन यहाँ पर अलग खौफ में कि भाई इसको नॉर्मली पर्सन के जैसा बिहेव करना आता भी है। ऑलमोस्ट सड़ी हुई शकल बना करके जीजी को बोलती है तू इतना एम्बैरेस क्यों फील कर रहा है। जीजी बोलता है छोड़ना यार, खत्म कर। तो ग्रैनी शियो को जीजी को बोलती है कि कीप ट्रेनिंग पे कर्स वो अभी भी है, अगर कुछ होता है तो जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाना। भी जाते जाते जीजी अपने स्पीच देता है, आई एम सॉरी फॉर लॉट ट्रबल ऑफ कॉज ऑफ यू ऑल, आई नेवर फॉरगेट माय डेब्ट एज लॉन्ग एज आई लिव। बोलती है तो बेटर पे अस बैक देन। बोलती है अरे नहीं कोई बात नहीं है, हम तुम्हें कल देखेंगे। और टर्बोग्रानी उसी वक्त बिल्ली वाले थैले का हिसाब लगा देती है। तभी जीजी वहां से चला जाता है और ओकुरुन और आयरा भी वहां से जा रहे होते हैं। वो उन दोनों को भी बाय कर देती है, बोलता है थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्टे सो लॉन्ग, आई से सी यू टुमारो। बोलती है तेरे को सिर्फ इतना ही कहना है। ओकुरुन बोलता है क्या और कुछ भी कहना था। वो उसको टीज करती है, बोलती है क्या सच में तेरे को बस इतना ही कहना था, बोल बोल बोल। बीच में आयरा फिर से कूद जाती है और बोलती है बेटे एक सेकंड, तू ओकुरुन के साथ ये क्या कर रही है। बोलती है निकल जाए यहाँ से। बोलती है तू गाय कहेंगी, क्या बोली तूने। ओकुरुन वहां से उनका लड़ाई को छुड़ा करके वहां से निकल जाता है आयरा को पकड़ करके। वो आयरा को बोलती है दोबारा वापस मत आइयो। वो मस्त अंगड़ाई लेकर के बोलती है कि चलो अब हम भी थोड़ा सा फरमाएंगे। तभी वो पीछे मुड़ करके देखते हैं कि तो तबाह हो चुका है और ग्रैनी शियो को बोलती है मैं अभी
अभी इस मूड में नहीं हूँ कि मैं ये सब ठीक करूँ। फिर वो बोलती है चलो बाथ हाउस चलते हैं। मोमो सुन करके खुश हो जाती है, पर टर्बो ग्रानी बोलती है और मेरा क्या? ग्रानी सीओ को बोलती है हम सभी लोग जाएंगे, और टर्बो ग्रानी भी खुश हो जाती है। मस्त हॉट बाथ लेने के बाद फुल मसाज करवाते हैं वो लोग, और फिर उसके बाद मोमो बोलती है कि उसे ठंड लग रही है, और वो बताती है इतने नाइस और वार्म बाथ लेने के बाद फिर से उसे फ्रीज होना पड़ रहा है इस ठंडी में। फिर वो ग्रैंडमा से पूछती है कि अब वो अपने घर का क्या करेंगे, तो ग्रैंडमा बोलती है हम उसे दोबारा बनाएंगे ऑब्वियसली। तभी मोमो पूछती है कि हमारे पास पैसे बचे हैं, तो ग्रैंडमा बोलती है नहीं, हमने सारे के सारे पैसे उड़ा दिए लास्ट बहुत बात में। मोमो बोलती है अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। ग्रैंडमा बोलती है अब फ्यूचर में जो होगा होगा, देखा जाएगा। मोमो बोलती है कि मैंने अपना पार्ट टाइम जॉब अभी स्टार्ट ही किया है, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। तो ग्रैंडमा बोलती है तेरे से पैसे कौन मांग रहा है, तू तो ऐसे बोली जैसे मैं तेरे पार्ट टाइम जॉब में डिपेंडेंट हूँ। तो मोमो बोलती है वाओ दैट्स रिच। फिर मोमो को ख्याल आता है कि हर कोई वहाँ रह रहा था, तो क्यों ना वो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस उनसे वापस मांग ले। तो ग्रैंडमा बोलती है नहीं, उसकी क्या जरूरत है हमें। तो मोमो बोलती है कि तू इतनी ज्यादा टफ क्यों दिखाने की कोशिश कर रही है यार, एट द एंड तू हमारी ग्रैंडमा है। तभी ग्रैंडमा बोलती है हे कभी भी हम ग्रैंडमास को अंडर एस्टिमेट मत करना। पर फिर वो बोलती है कि वो अपने डीवीडीज का क्या करे यार, वो भी नहीं बचा। तो फिर मोमो बोलती है कि हाँ उसका केंताकुरा का स्टफ भी नहीं बचा, ओकुरुन ने शायद उसे कुछ दिया होगा जो कि अब नहीं बचा। तभी इन दोनों के सामने कोई अजीब सा एलियन आके खड़ा हो जाता है और टूनम टूनम करता है। उसी के बाद मोमो और ग्रैंडमा का देख करके किलस जाता है, और दोनों मिल करके उसे रख करके 2 किक देते हैं एकदम कस के, और वो उड़कर गिर जाता है, और वो गिर करके और ज्यादा टूनम टूनम करने लगता है। तभी मोमो बोलती है तेरा डील क्या है इधर, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसके बाद ग्रैंडमा बोलती है ते है कौन भाई बताना। तभी साइड से आवाज आता है मिसाइल से रुक जाओ, और हम देखते हैं ओकुरुन, आयरा और मिस्टर पेनी तीनों यहाँ पर है, और उसके साथ में उसका बच्चा भी है। वो पूछती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ओकुरुन बोलता है कि मैं तुम्हारे जगह के लेकर के परेशान था, हम 2 लोग रास्ते में जा रहे थे और फिर हम मिस्टर श्रिम के यहाँ रुक जाते हैं ताकि हम उससे हेल्प मांग सके और तुम्हारे घर को दोबारा बना सके। और फिर मिस्टर श्रिम्प हमें अपने दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम है मिस्टर लूड्रिस। तो मोमो उसको बोलती है अरे यार आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था क्या ये सच है। तो वो टूनम टूनम करता है। फिर से दिखने से तो लग रहा था कि वो गुस्सा था, पर मिस्टर पेनी बोलता है कि वो बोल रहा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर था कि उसको 2 ब्यूटीफुल वुमेन्स ने किक किया है, और वो जाकर के अपना काम करने लगता है टूनम टूनम बोलते हुए। तो मिस्टर पेनी बोलता है कि वो कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट है, और वो बोलता है कि उसके मदद से तुम्हारा घर लिक्विड स्प्लिट में जल्दी बन जाएगा। तो फिर मोमो बोलती है यार मुझे लगता है वो अभी भी गुस्सा है। तभी ग्रैंडमा मिस्टर पेनी को बोलती है कि तू बहुत ज्यादा बिजी रहता है, जा अपने घर और अपने बच्चे के साथ खेल। मिस्टर पेनी बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा देर से इंतजार कर रहा था कि मैं अपने डेप्थ को पे कर पाऊँ तुम्हें वापस से मिस सीओ को। तभी ओकुरुन बोलता है और मैंने भी तुम्हें सिर्फ ट्रबल ही दिया है, तो मैं भी चाहता कि मैं तुम दोनों की मदद कर पाऊँ। तभी ग्रैनी सीओ को अपनी मस्त एकदम सिगरेट जलाती है और बोलती है तू दोनों भोसड़ी के निकल यहाँ से जल्दी भाग जा, घर भाग घर भाग। तभी ओकुरुन बोलता है पर मिस सीओ को आप बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन में हो, क्यों है कि नहीं। तो वो बोलती है कि नहीं हम नहीं हैं, और साइड से मोमो बोलती है यस वी टोटली आर। अब सुनो ग्रैंडमा को मदद चाहिए नहीं था, पर ये लोग मिल करके मदद करते हैं, और मिस्टर पेनी एक चीज इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम है नैनो स्किन। वो बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन नैनो स्किन से ही करा जाएगा, और ये बहुत ही आसानी से नेसेसरी प्लेसेस में लग जाता है और बहुत ही अच्छे से काम करता है जैसे कि एक क्ले हो। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज है, पहले तुम ये देखो। वो इससे एक गेट बना करके दिखाता है, जो देख करके ओकुरुन और मोमो चौंक जाते हैं। तो बताता है कि नैनो स्किन जो है अल्ट्रा हाई डेंसिटी नैनो मशीन से बना है, जो कि है एक शेप मेमोरी एलॉय। तो भी मोमो पूछते हैं ये क्या होता है। वो बोलता है कि अगर ये डैमेज हो जाता है फ्यूचर में बाय चांस, तो ये फिर से रिस्टोर हो जाएगा। सिंपल तुम्हें वो चीज ऐसा विजुअलाइज करने की तुम क्या बना रहे हो, और फिर नैनो मशीन उसी तरीके से तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेगा ब्रेन से, और फिर वो ऐसा पिक्चर फॉर्म कर देगा, ठीक है। और ग्रैंडमा को भी ये चीज पसंद आता है। उसके बाद वहां पर वो लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और फाइनली वो पूरा का पूरा घर बना देते हैं। वेल ये था हमारा लास्ट पैनल दान द दान इविल आई आर्क का। तो में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और यार हमारे साथ जुड़े रहो ब्रो। हम लोग अब काइजू नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, सो डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल।